बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट आज हम क्लास 10 केमिस्ट्री बुक के यूनिट 3 स्टोकियोमेट्री के लेक्चर नंबर 1 को कवर करने जा रहे हैं। स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हम यूनिट 3 स्टोकियोमेट्री की तमाम कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज को समझेंगे। स्टूडेंट इस यूनिट में तकरीबन 11 के करीब कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज दी गई हैं। अगर आप इस यूनिट की तमाम कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज समझ जाते हैं, अच्छे से कर लेते हैं, तो बाकी इसमें कुछ ऐसा थ्योरेटिकल नहीं है जो इसमें करने वाला है। जस्ट इसकी कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज हैं जो कि बहुत अच्छे से अगर आप लोगों ने समझ ली तो दैट मीन कि आपने पूरा चैप्टर कर लिया। तो मूव ऑन करते हैं अपनी कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.1 की तरफ। स्टूडेंट जो हमारे पास 3.1 कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज है, इसमें जो क्वेश्चन है वो ये है कि NH3 विच इज अमोनिया is an important raw material in the manufacturing of fertilizer. It is obtained by the combination of nitrogen and hydrogen gas as shown by the following balanced equation. यहाँ ये कहा जा रहा है कि अमोनिया जो है वो रॉ मटेरियल के तौर पर हम यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र की मैन्युफैक्चरिंग में, और इसको हम हासिल करते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कॉम्बिनेशन से, जिस तरह यहाँ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दी गई है। अब ये देखें कि यहाँ सबसे पहले यहाँ उसने वैसे क्वेश्चन में बता दिया है कि ये जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस है, लेकिन स्टोकियोमेट्री में इन इक्वेशंस को डील करते हुए सबसे पहला काम आप लोगों ने ये करना है कि अगर ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो इसको बैलेंस करना है। सबसे पहले ये चेक आउट करना है आप लोगों ने कि ये इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। तो अब तो यहाँ उसने कह दिया कि ये बैलेंस है, तो दैट मीन ये बैलेंस ही है। तो यहाँ अगर बैलेंसिंग नहीं होगी तो हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 8 मोल ऑफ अमोनिया। यानी अमोनिया अगर 8 मोल हो तो नाइट्रोजन के कितने मोल होंगे और हाइड्रोजन के कितने मोल होंगे, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन को और अमोनिया को कंपेयर करते हैं और इन दोनों के मोल देखते हैं। तो यहाँ ये तो हमारे पास इक्वेशन है, हमने सबसे पहले लिख लेना है। नाइट्रोजन को आपने कंपेयर करना है अमोनिया के साथ। यहाँ देखिए नाइट्रोजन के साथ कुछ नहीं लिखा, दैट मीन नाइट्रोजन के 1 मोल गोज टू फॉर्म 2 मोल ऑफ अमोनिया। यानी 1 मोल हमें रिक्वायर्ड होता है 2 मोल अमोनिया बनाने के लिए। ये जो 2 लिखा है दैट मीन 2 मोल। तो यहाँ हमें कितने मोल चाहिए अमोनिया मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 8 मोल ऑफ अमोनिया। अमोनिया के यहाँ 8 मोल चाहिए, तो तब नाइट्रोजन के कितने मोल होंगे ये हमने इसका आंसर करना है। यहाँ 2 के बजाय यहाँ हमें क्या चाहिए, 8 चाहिए, तो 2 को इधर लेकर जाकर इधर डिवाइड कर लेते हैं। अब इसको ऐसे डील करें इस एरो को कि जिस तरह ये इक्वल का साइन होता है। यहाँ 2 हमें नहीं चाहिए, इस 2 को हम इस तरफ जाकर डिवाइड करेंगे, तो देखें कि यहाँ 2 इधर जाकर डिवाइड हो गया। अब अमोनिया के कितने मोल चाहिए हमें, 8 मोल। तो ये वाले 8 मोल हम यहाँ इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो काम आप एक तरफ मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन के दूसरी तरफ भी आपने वही मल्टीप्लाई करना है। तो ये 8 मोल यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लिया। तो इस तरह हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। यानी नाइट्रोजन के हमें 4 मोल रिक्वायर्ड हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 8 मोल ऑफ अमोनिया। कि अमोनिया के 8 मोल बनाने के लिए नाइट्रोजन के 4 मोल चाहिए। इसी तरीके से इसी को सामने रखते हुए अब आपने हाइड्रोजन और अमोनिया को कंपेयर करते हुए बताना है कि हाइड्रोजन के कितने मोल रिक्वायर्ड होंगे फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 8 मोल ऑफ अमोनिया। तो सबसे पहले हम इन दोनों को लिख लेंगे। यहाँ जैसे देख रहे हैं आप लोग कि 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस विल प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ अमोनिया। अब यहाँ हमें 8 चाहिए, तो 2 इधर जाकर इसके नीचे जाकर डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप में हमने 2 3 के नीचे जाकर डिवाइड कर दिया। अब 8 मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों के साथ, यहाँ भी और यहाँ भी। तो 8 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ भी और यहाँ भी, तो यहाँ जो हमारे पास आंसर आने वाला है वो कैंसिल आउट करके तो 4 और 4 3 12 हाइड्रोजन के हमारे पास मोल आ जाएंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 8 मोल ऑफ अमोनिया मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें 12 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस जो है वो रिक्वायर्ड है। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज की तरफ। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.2 है, जो कि है कि हाइड्रोजन बर्न विद ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बर्न होती है। क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड टू बर्न 100 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंप्लीटली।
ऑक्सीजन कितने ग्राम हमें रिक्वायर्ड है ताकि वो 100 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ कंप्लीटली बर्न हो जाए। तो सबसे पहले हम इस केमिकल इक्वेशन को दोबारा लिख लेंगे नीचे। अब इसमें हमने किस किस को कंपेयर करना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, तो इन दोनों को अलग से लिख लेते हैं। यहाँ हम हाइड्रोजन देखें कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन विल बर्न और विल रिएक्ट 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है। तो यहाँ हमें हाइड्रोजन के चूंकि बताए गए हैं कि ये 100 ग्राम है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितने ग्राम नीडेड है वो हमने फाइंड आउट करना है। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ हमें मोल रिक्वायर्ड है कि ये 100 ग्राम से कितने मोल बनते हैं, वो पहले हम मोल निकाल लेंगे। लेकिन इसका ये जो 2 है वो हम क्या करते हैं, इस ऑक्सीजन के साथ लेकर इधर डिवाइड कर लेते हैं और इसके मोल निकालकर इसके मोल इधर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे और ऑक्सीजन के साथ भी वही मोल मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस तरह हमें ऑक्सीजन के मोल पता चल जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ ये जो 2 है इसको हमने ऑक्सीजन के साथ जाकर इधर डिवाइड कर दिया। अभी हमें हाइड्रोजन के मोल चाहिए, हाइड्रोजन के मैस से हम हाइड्रोजन के मोल निकालेंगे और वो इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मोल निकालने का जो फार्मूला है स्टूडेंट वो ये है कि मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब मैस इन ग्राम कितना है, मैस हमारे पास है 100 ग्राम और मोलर मैस किसका, हाइड्रोजन गैस का। हाइड्रोजन गैस क्योंकि H2 लिखते हैं तो 2 ऊपर लिख दिया, हमने मोलर मैस फाइंड आउट करना क्लास 9th में सीखा है। यहाँ हम हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस 1 पुट करें तो 2 1 ज़ा 2 और मैस इन ग्राम 100 है, इन दोनों को डिवाइड करें तो मोल हमारे पास आते हैं 50। यानी इन इजी वर्ड आप ये कह सकते हैं कि जो 100 ग्राम है इसके हमने मोल फाइंड आउट कर लिए। अब हाइड्रोजन के जो मोल हैं वो 50 हैं, बेसिकली 50 मोल हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के कितने मोल प्रोड्यूस करता है ये हम देखने जा रहे हैं। तो 50 को इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ अगर आप मल्टीप्लाई कर लें 50 को तो आपको पता चलेगा कि 50 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस विल प्रोड्यूस 25 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। यानी वो 50 मोल इसके हाइड्रोजन के 25 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। तो ऑक्सीजन के मोल अब हमारे पास आ गए 25। अब इसके मोल से हमने ऑक्सीजन का मैस निकालना है, तो इसको हम क्या करेंगे, वही मोल का फार्मूला लिखा, मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस। हमें मैस निकालना है तो ये मोलर मैस इधर जाकर हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मोल किसकी, ऑक्सीजन के 25 लिख देंगे और मोलर मैस किसका, ऑक्सीजन का, क्योंकि ऑक्सीजन का मैस हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हम फर्दर स्टेप में इसके मैस लिख लेंगे। O2 है तो 2 × 16 और इंटू 25, तो ये अगर आप करें तो आपके पास जो आंसर आता है वो 800 ग्राम, यानी 100 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ 800 ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है ताकि वो कंप्लीटली इसके साथ बर्न हो जाए। नेक्स्ट मूव करते हैं अपनी कॉन्सेप्ट असेसमेंट 3.3 की जानिब। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.3 है। इसमें ए पार्ट है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आर देयर इन 50 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन गैस एट आरटीपी। क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होंगे 50 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम में, यानी इतने वॉल्यूम के अंदर ऑक्सीजन के कितने मोल्स आ जाएंगे वो हमने फाइंड आउट करने हैं। तो ये एक और बात इसमें ये कही जा रही है कि ये जो ऑक्सीजन गैस है वो आरटीपी है। आरटीपी स्टैंड फॉर रूम टेम्परेचर प्रेशर, यानी इसका जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो रूम वाला है। एक होता है एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, यहाँ आरटीपी के अकॉर्डिंग है। स्टूडेंट एक इंफॉर्मेशन, एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है इस गैस के बारे में कि गैस के 1 मोल, किसी भी गैस का 1 मोल 24 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम को ऑक्युपाई करता है। भले वो नाइट्रोजन गैस हो, ऑक्सीजन गैस हो, हाइड्रोजन गैस हो, अगर उसका 1 मोल है तो इतने वॉल्यूम को ऑक्युपाई करेगा। तो यहाँ हमें उसने वॉल्यूम दे दिया है, वॉल्यूम कितना दिया है 50, तो यहाँ हमें 24 नहीं चाहिए बल्कि 50 चाहिए। तो 24 को इक्वल के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड कर देंगे। लेकिन हमें किस गैस का चाहिए, ऑक्सीजन गैस का। तो यहाँ हम लिखेंगे एनी गैस के बजाय यहाँ लिख देंगे कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस विल ऑक्युपाई 24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम। तो यहाँ 24 हमें नहीं चाहिए, 24 इस तरफ जाकर हम क्या करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं। तो यहाँ रह जाएगा 1 डेसीमीटर क्यूब, यहाँ हमें कितना चाहिए 50, तो 50 इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों तरफ मल्टीप्लाई अगर हम 50 करें तो यहाँ हमें पता चलेगा कि 50 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम विल हैव 2.08 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, यानी इसके पास 2.08 मोल ऑक्सीजन गैस के होंगे। इसी तरीके से अब आप नाइट्रोजन की भी करें कि यहाँ दोबारा हम लिखते हैं, जो इसका बी पार्ट है इसमें कहा जा रहा है कि व्हाट वॉल्यूम डज 0.8 मोल। अब हमें मोल गिवन है और हमने वॉल्यूम बताना है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि 1 वॉल्यूम होगा
तो किसी भी गैस का तो वो 24 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा। अब यहाँ हम नेक्स्ट हम लिखेंगे कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, यहाँ हमने नाइट्रोजन गैस लिख लिया। अभी हमें कितने मोल चाहिए, यहाँ 1 है तो जस्ट आप 0.8 इधर भी मल्टीप्लाई कर दें और इधर भी मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, तो आपको पता चलेगा कि 0.8 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस विल ऑक्यूपाई 19.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम। तो यानी इसके इतने मोल 19.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज की तरफ। स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारे पास कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.4 है वो ये है कि डिटरमिन द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इन कंपाउंड्स की हमने परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट परसेंटेज कंपोजिशन हम फाइंड आउट करते हैं एटॉमिक मास यानी एक एलिमेंट का मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास यानी मोलर मास। इस पूरे मॉलिक्यूल का कितना मास होगा उसको हमने डिवाइड करना है इंडिविजुअल इस हाइड्रोजन के मास से भी और ऑक्सीजन के मास से भी, तब हमें इसकी परसेंटेज कंपोजिशन का पता चलेगा। तो सबसे पहले हम मोलर मास इसका फाइंड आउट कर लेते हैं वाटर का, जो ए पार्ट है इसका। तो इसमें हम वाटर का मोलर मास कैसे फाइंड करेंगे, H2O यानी 2H+O, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो टोटल जो मोलर मास होगा वो 18 ग्राम पर मोल आ जाएगा। अब पहले हम हाइड्रोजन की परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करेंगे, फिर ऑक्सीजन की। तो हाइड्रोजन की जब हम परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करेंगे ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ हाइड्रोजन जो है वो H2 है, यानी यहाँ इसका जो मास आएगा वो 2 आएगा और डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है 18 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो यहाँ हमारे पास इस हाइड्रोजन गैस की परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगी। इसी तरीके से अब ऑक्सीजन का हमने देखना है, तो ऑक्सीजन का जो मास है वो यहाँ 16 है, डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है 18 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन का भी आ जाएगा, परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगी। तो स्टूडेंट इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि अगर आप इन दोनों मैसेज को सम करें तो इसका जो सम आना चाहिए वो 100 आना चाहिए। तो इन दोनों को अगर आप ऐड कर दें तो इट गोज टू 100 ऑलमोस्ट। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका बी पार्ट है वो है सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें भी यही करेंगे हम, सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास फाइंड आउट करेंगे। H2 है तो 2H साथ में प्लस S प्लस 4O। ये आपने 9th क्लास में इस तरह मोलर मास फाइंड आउट करना सीखा हुआ है। अब हम इस सब के मैसेज को पुट कर देंगे। हाइड्रोजन का 1 है, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, इंटू 4 इस सब को ऐड करें तो ये 98 ग्राम पर मोल होता है। अब सबका इंडिविजुअल निकालेंगे, पहले H2 का निकालेंगे, फिर हम सल्फर का निकालेंगे। H2 का देखें कि यहाँ 2 है इसका मास, डिवाइडेड बाय 98 मल्टीप्लाई बाय 100 तो यहाँ हमारे पास इसकी परसेंटेज कंपोजिशन आती है। नेक्स्ट सल्फर की भी इसी तरीके से, सल्फर का 32 है डिवाइडेड बाय 98 और इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन 4O है यानी 16 वैसे इसका एटॉमिक मास है लेकिन 4 से मल्टीप्लाई करने से ये 64 हो जाएगा, डिवाइड बाय 98 मल्टीप्लाई बाय 100 तो इस तरह इसकी परसेंटेज कंपोजिशन भी हमारे पास 65.3 आ जाएगी। तो इस तरह हमने पहले दो पार्ट्स को कर लिया, अब 3 और 4 को भी ऐसे ही करेंगे। स्टूडेंट जो इसका 3 पार्ट है इसमें मोलर मास हमारे पास ग्लूकोज का C6H12O6 तो 6C प्लस 12H प्लस 6O इस तरह। अब कार्बन का 12 लिख दिया, हाइड्रोजन का 1 लिख दिया, ऑक्सीजन का 16 लिख दिया, सबको ऐड करके हमारे पास 180 आ गया। अब सबको अलग अलग हमने डिवाइड करना है। पहले कार्बन को यानी 6 कार्बन का जो मास बनेगा वो 72 बनेगा। एक कार्बन का मास 12 होता है, 6 का 72 डिवाइड बाय 180 क्योंकि टोटल मास 180 मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये हमारे पास 40 आता है। नेक्स्ट 12 हाइड्रोजन का मास जो है वो 12 होगा, डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरीके से 6 ऑक्सीजन का मास 96 होगा और डिवाइड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 100। इन तीनों को अगर आप ऐड करें स्टूडेंट तो ये टोटल 100 आना चाहिए। नेक्स्ट लास्ट जो हमारे पास है अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 तो इसमें सबसे पहले मोलर मास अगर आप फाइंड करें तो ये 70 ग्राम पर मोल आ जाएगा। अब इंडिविजुअल नाइट्रोजन देखें तो नाइट्रोजन का 14/70 क्योंकि नाइट्रोजन का मास जो है वो 14 है। यहाँ स्टूडेंट 2 नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, एक ही दफ़ा एक नाइट्रोजन का भी इतना होगा, दूसरे का भी इतना ही होगा। नेक्स्ट देखें 4 हाइड्रोजन, 4 टाइम इसके मास को मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 1 तो 4 डिवाइडेड बाय 70 और मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरीके से ऑक्सीजन O3 3 टाइम ऑक्सीजन का जो मास है वो 48 है, डिवाइड बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये हमारे पास 68.5 आ जाता है। तो इस तरह हमने इसकी जो है परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट कर लिया। अब हम मूव करते हैं कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.5 की जानिब। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.5 है जो कि है कि मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट विद सल्फर टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम सल्फाइड।
How many gram of magnesium sulfide can be made from 1.5 gram of magnesium and 1.5 gram of sulfur by the reaction? इसमें ये कहा जा रहा है कि हमारे पास मैग्नीशियम और सल्फर हैं और दोनों 1.5 ग्राम हैं। तो जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो मैग्नीशियम सल्फाइड हमें कितने ग्राम जो है वो मिलेगा, ये हमें कहा जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप ये कह दें कि इन दोनों को ऐड करके जितना टोटल बनेगा इतना मैग्नीशियम सल्फाइड होगा, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों में से कोई एक ऐसा रिएक्टेंट है जो लिमिटेड है, जो महदूद है, यानी जो कम यूज़ होता है, जो जल्दी सारे का सारा यूज़ हो जाता है और उसका बाकी कुछ नहीं रहता, और दूसरा जो है वो लिमिटिंग नहीं है, एक्सेस है। और ये हमने फाइंड आउट करना है कि लिमिटेड कौन सा है और एक्सेस कौन सा है, देन हमें पता चलेगा कि मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो सल्फाइड कितना बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि मैग्नीशियम का मैग्नीशियम सल्फाइड के साथ देखने वाले हैं। यहाँ हमने इसको अलग करके लिख लिया कि 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम विल गिव अस 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड। तो यहाँ हमें ये हमें इस इक्वेशन से ही हमने उठाया, यहाँ 1 मोल था, यहाँ भी 1 मोल है, यहाँ हमने इसको लिख लिया। तो लेकिन हमें सबसे पहले ये देखना है कि मोल कितने हैं, यानी 1.5 ग्राम मैग्नीशियम के कितने मोल बनाता है, ये हम कैलकुलेट करते हैं। इसी तरीके से सल्फर का 1.5 ग्राम कितने मोल बनाता है, ये हम देखते हैं। तो मोल अगर हम इसके देखें पहले मैग्नीशियम के, तो मैग्नीशियम आप देखें कि 1.5 ग्राम है और मोलर मैस मैग्नीशियम का 24 होता है। तो मोल जो होंगे मैग्नीशियम के वो 0.06 होंगे, यानी हमने 1.5 ग्राम के मोल बना लिए जो कि 0.06 हैं हमारे पास। नेक्स्ट इसी तरीके से मोल ऑफ सल्फर भी हमने फाइंड आउट करने हैं। अब सल्फर का देखें कि मैस कितना है 1.5 और मोलर मैस सल्फर का कितना है 32 होता है मोलर मैस। इन दोनों को डिवाइड करें तो 0.04 आ जाएगा। तो सल्फर के जो मोल आए वो 0.04 है, मैग्नीशियम के जो मोल आए वो 0.06 है। तो पहले मैग्नीशियम के मोल मैग्नीशियम सल्फाइड के साथ कंपेयर करते हैं कि 1 मोल इसका 1 मोल देगा। तो इसके अगर 0.6 मोल होंगे मैग्नीशियम 0.06 होंगे तो मैग्नीशियम सल्फेट भी 0.06 होंगे। इसी तरीके से अब अगर हम सल्फर को कंपेयर करें मैग्नीशियम सल्फाइड के साथ तो सल्फर का 1 मोल इसका भी 1 मोल देगा, लेकिन इसके जब 0.04 मोल होंगे तो मैग्नीशियम सल्फेट के कितने मोल होंगे 0.04 मोल होंगे। स्टूडेंट ये हमारे पास इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट और इन दोनों को कहते हैं रिएक्टेंट। तो आप बताएं कि प्रोडक्ट के मोल कौन कम प्रोड्यूस कर रहा है, क्या मैग्नीशियम प्रोडक्ट के कम मोल प्रोड्यूस कर रहा है या सल्फर प्रोडक्ट के कम मोल प्रोड्यूस कर रहा है? कौन सा इन दोनों में से ऐसा एलिमेंट है जो प्रोडक्ट के कम मोल प्रोड्यूस कर रहा है? तो वो स्टूडेंट हमारे पास है सल्फर। सल्फर जो है वो कम मोल प्रोड्यूस कर रहा है प्रोडक्ट के, विच इज 0.04। मैग्नीशियम ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि सल्फर जो है वो लिमिटेड रिएक्टेंट है। तो जो लिमिटेड रिएक्टेंट होता है इसके मोल हमने यूज करने हैं टू फाइंड द मैस ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी यहाँ। तो नेक्स्ट हमने यहाँ लिख लेना है कि सल्फर इज लिमिटेड रिएक्टेंट, सो वी यूज द मोल ऑफ 0.04 ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट फॉर द मैस ऑफ MgS। MgS के निकालने के लिए हम इसके मोल जो हैं वो यूज करेंगे। तो करेंगे कैसे, हम वही फार्मूला लिखेंगे कि मोल मैस इन ग्राम जो है यही फार्मूला लिखा गया है बेसिकली। अगर आप मोलर मैस को इस तरफ जाकर डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें मोल के साथ तो यू विल हैव मैस इन ग्राम इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। तो मोल हमारे पास कितने हैं? मोल हमारे पास 0.04 मोल है। किसके? मैग्नीशियम सल्फेट के, क्योंकि इसका हमने मैस निकालना है। और मोलर मैस किसका देखना है आपने? मैग्नीशियम सल्फेट का ही देखना है। तो मैग्नीशियम का जो मैस है एटॉमिक मैस 24 और सल्फर का 32, इन दोनों को इकट्ठा करके यहाँ लिख दिया है। ये मोलर मैस टोटल मैग्नीशियम सल्फेट का है। तो बेसिकली हमने मैस निकालना था इसका मैग्नीशियम सल्फेट का, तो हमें मोल चाहिए थे। तो मोल हमें ये भी मोल हैं और ये भी मोल हैं, लेकिन लिमिटेड रिएक्टेंट के हमने मोल जो है वो यहाँ यूज करने हैं, क्योंकि वो एक्सेस में है, वो सारे का सारा यूज नहीं होगा, कुछ रह जाएगा, लेकिन ये सारे का सारा यूज हो जाएगा। तो जब ये सारे का सारा यूज हो जाएगा सल्फर, तो उस टाइम मैग्नीशियम कितना बना होगा वो हमें चाहिए था, उसका मैस चाहिए था। तो ये हमने यहाँ लिख लिया। इसको फर्दर अगर हम इसको करें तो ये 2.6 ग्राम ऑफ मैस इन ग्राम। तो हमारे पास जो इसका मैस बनता है वो 2.6 ग्राम बनता है। अब आप देखें कि इन दोनों को वैसे अगर आप ऐड करें तो वो 3 बनता है, लेकिन अगर आप कैलकुलेशन से करें तो 2.6 ग्राम हमारे पास इसका मैस बनता है। इसका मतलब है कि 0.4 ग्राम जो मैस है ना मैग्नीशियम का, वो थोड़ा एक्स्ट्रा है, वो थोड़ा ज़्यादा है।
जो कि यूज़ ही नहीं हुआ और इसका सारे का सारा मैस यूज़ हो गया। ये हम टर्म्स लिमिटेड रिएक्टेंट की आगे भी अभी हम यूज़ करने वाले हैं और ये आपने इसको बहुत अच्छे से समझना है, देन आप इसकी सेकंड और थर्ड पार्ट को कर लेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास 3.5 असेसमेंट का ही सेकंड पार्ट जो है, इसमें ये कहा जा रहा है कि जिंक एंड सल्फर रिएक्ट टू फॉर्म जिंक सल्फाइड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये है इफ 10 ग्राम ऑफ जिंक 10 ग्राम है और 10 ग्राम सल्फर है हमारे पास फॉर दिस रिएक्शन, तो आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट करना है। लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होगा, बिल्कुल वैसे ही देखेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ इस केमिकल इक्वेशन को कि ये भी 10 ग्राम है और ये भी 10 ग्राम है और ये हमारे पास जिंक सल्फेट बन जाएगा। अब सबसे पहले हमें कैसे पता चलेगा लिमिटिंग रिएक्टेंट का, जो इस प्रोडक्ट के लीस्ट मोल प्रोड्यूस करता है वो लिमिटेड रिएक्टेंट होता है। तो अब हम मोल देखेंगे कि मोल हम पहले फाइंड आउट करते हैं जिंक के और फिर सल्फर के। तो जिंक के अगर हम मोल फाइंड आउट करें तो जिंक का जो मैस है वो 10 ग्राम है और मोलर मैस जिंक का 65.3 होता है। इन दोनों को अगर आप डिवाइड करें तो आपके पास इसके मोल आते हैं 0.15। इसी तरीके से सल्फर के जो मोल आते हैं वो 0.31। अब हम इनको इसके साथ कंपेयर करेंगे, जिंक को जिंक सल्फेट के साथ और सल्फर को जिंक सल्फेट के साथ कंपेयर करेंगे। तो जिंक को जिंक सल्फेट के साथ जब हम कंपेयर करेंगे तो जिंक 1 मोल ऑफ जिंक विल गिव अस 1 मोल ऑफ जिंक सल्फाइड। तो यहाँ हमारे पास कितने मोल हैं, 0.15। इसके 0.15, इसके भी 0.15 देंगे हमें। तो यहाँ हमने दोनों तरफ 0.15 मल्टीप्लाई कर लिया। इसी तरीके से अब सल्फर को कंपेयर करते हैं तो सल्फर के 0.31 दोनों तरफ अगर आप मल्टीप्लाई कर लें तो आप देखेंगे कि सल्फर 0.31 मोल हमें दे रहा है। तो प्रोडक्ट के लीस्ट मोल कौन दे रहा है, कम मोल कौन दे रहा है, वो मोल हमें जिंक सल्फेट के जो लीस्ट मोल हैं वो हमें दे रहा है जिंक। तो इसका मतलब है जिंक जो है वो लिमिटेड रिएक्टेंट है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो हम इसी के मोल यूज करेंगे आगे मैस ऑफ जिंक सल्फाइड को फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन एक आंसर हमारे पास आ गया है यहाँ और ये है कि जिंक इज लिमिटेड रिएक्टेंट, सो वी यूज द मोल ऑफ 0.15 फॉर द जिंक सल्फेट फॉर मैस ऑफ जिंक सल्फेट। तो यहाँ हम लिख लेंगे, यहाँ मैस कैसे फाइंड आउट करते हैं, यही जो हमारे पास है मोलर मैस को मोल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मोल हमें कितने आए हैं 0.15 और मोलर मैस किसका, मोलर मैस हमने जिंक सल्फेट का मोलर मैस करना है। जिंक का 65.3 है और सल्फर का 32 है। इन दोनों को ऐड करके 0.15 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यू विल हैव 14.5 ग्राम। तो मैस इन ग्राम भी हमने फाइंड आउट कर लिया जो कि इसका बी पार्ट था। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.5 का ही थर्ड पार्ट है कि एल्यूमिनियम रिएक्ट विद ब्रोमीन टू फॉर्म एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, जैसा कि इस इक्वेशन में दिखाया गया है। इफ 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम एंड 200 ग्राम ऑफ ब्रोमाइड आर अवेलेबल फॉर दिस रिएक्शन देन डिटरमिन लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट हमने फाइंड आउट करना है और मैस ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड जो है वो फाइंड करना है। तो यहाँ देखें, सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। एल्यूमिनियम हमारे पास 54 ग्राम है जबकि ब्रोमीन जो है वो 200 ग्राम है। और सबसे पहले हम मोल फाइंड आउट कर लेंगे कि एल्यूमिनियम के कितने मोल हैं और ब्रोमीन कितने मोल है इनके मैसेज से। तो एल्यूमिनियम 54 था और मोलर मैसेज एल्यूमिनियम का 27 होता है। इन दोनों को डिवाइड करें तो यहाँ मोल ऑफ एल्यूमिनियम 2 आ जाएगा। इसी के साथ मोल ऑफ ब्रोमीन जो है वो हमारे पास जो मैस इन ग्राम है वो 200 है और जो मोलर मैस है वो 2 टाइम ब्रोमीन आएगा। तो क्योंकि यहाँ Br2 लिखा है इस वजह से एटॉमिक मैस 79.9 होता है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करके 1.25 आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ अब हम लिखेंगे पहले एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम ब्रोमाइड के साथ देखेंगे। तो एल्यूमिनियम को देखेंगे तो यहाँ 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम विल गिव अस 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड। तो यहाँ हमें कितने मोल चाहिए, 2 मोल ही चाहिए। तो ये इसके 2 मोल, इसके भी 2 मोल ही देते हैं। तो ये पहले स्टेप में आप वैसे भी कर सकते हैं कि ये 2 इधर जाकर डिवाइड कर दें इसके नीचे। तो नेक्स्ट यहाँ 1 मोल हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 मोल इसके 1 मोल इसके। अब 2 इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी। ये 2 क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि मोल हमारे पास जो आए हैं वो 2 आए हैं। इसके 2 मोल, इसके भी 2 मोल देगा। अब हम देखते हैं कि ब्रोमीन एल्यूमिनियम ब्रोमाइड के कितने मोल देता है। तो 3 मोल ऑफ ब्रोमीन विल गिव अस 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड। ये यहाँ से हमने अभी पिक किया है। अभी हमने यहाँ इसके ब्रोमीन के 1.25 मोल पुट करने हैं। तो 3 को इधर जाकर डिवाइड कर देंगे और यहाँ आ जाएगा 1 मोल जो है वो इसके 2/3 मोल देंगे
और 1.25 आप इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी मल्टीप्लाई कर लें, तो आपको पता चलेगा कि 1.25 मोल ऑफ ब्रोमाइड ब्रोमीन विल गिव अस 0.83 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड। अब आप देखें कि लीस्ट मोल किसने प्रोड्यूस किए, एल्यूमिनियम ने या ब्रोमीन ने? तो लीस्ट मोल जो प्रोड्यूस किए वो किए ब्रोमीन ने, तो इस वजह से जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो ब्रोमीन है। तो यहाँ हम लिख लें कि Br2 इज लिमिटेड रिएक्टेंट। तो अब हमने मैस फाइंड आउट करना है, तो इसी के मोल हम यूज करेंगे टू फाइंड द मैस ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड। तो उसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। स्टूडेंट, अब हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं द मैस ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड प्रोड्यूस। एल्यूमिनियम ब्रोमाइड जो मैस होगा वो कितना प्रोड्यूस होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे। इससे पीछे हमने देखा था लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, तो वो हमने देखा कि Br2 जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, क्योंकि वो लीस्ट मोल प्रोड्यूस कर रहा है एल्यूमिनियम ब्रोमाइड के। अब हमें एल्यूमिनियम ब्रोमाइड का अगर हमें मैस चाहिए, तो इसके मोल कितने प्रोड्यूस हो रहे थे, 0.83 मोल प्रोड्यूस हो रहे थे। आप वीडियो को पीछे करें और देखें कि इसके जो लिमिटेड रिएक्टेंट ने इसके मोल प्रोड्यूस करवाए वो 0.83 मोल थे। तो हम इसके 0.83 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड को यूज करेंगे फॉर द मैस ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड। तो यहां हम फार्मूला लिखेंगे, मैस इन ग्राम इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। मोल हमारे पास 0.83 है और मोलर मैस जो एल्यूमिनियम ब्रोमाइड का है, एल्यूमिनियम का 27 और 3 Br है, तो 3 टाइम मैस ऑफ ब्रोमीन, तो 79.9। इस सब को अगर आप इनको मल्टीप्लाई और ऐड वगैरह करके अगर आप चेक करें तो यू विल हैव 222.361 मैस इन ग्राम। तो ये इस तरह हमने इसका मैस भी फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.6 की जानिब। स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारे पास कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.6 है वो ये है कि इन अ रिएक्शन 2 मोल ऑफ मीथेन वर रिएक्टेड विद एन एक्सेस ऑफ क्लोरीन. As a result, 177 gram of carbon tetrachloride is obtained. What is the theoretical yield, actual yield and percentage yield? स्टूडेंट, यहाँ हमने theoretical yield फाइंड आउट करनी है, actual yield फाइंड करनी है और percentage yield फाइंड करनी है। पहले तो आप इस चीज़ को समझें कि yield हम कहते किसे हैं। स्टूडेंट, ये जो दो हमारे पास राइट साइड पर लिखे हैं कंपाउंड, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट और इन दोनों को कहते हैं रिएक्टेंट। तो ये प्रोडक्ट कितनी अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है इसको हम कहेंगे यील्ड कहेंगे। यील्ड वैसे उर्दू में इसका कहते हैं पैदावार, कि कोई चीज़ कितनी प्रोड्यूस हो रही है उसको हम यील्ड कहते हैं। अब दो तरह की यील्ड होगी, एक थ्योरेटिकल यील्ड वो यील्ड होगी जो हम इस गिवन डाटा से कैलकुलेट करेंगे। थ्योरेटिकल यील्ड थ्योरी से वर्ड निकला है। और जो एक्चुअल यील्ड है वो यील्ड होगी जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद, प्रैक्टिकल करने के बाद हमें ऑब्टेन होगी, उसको एक्चुअल यील्ड होगी, एक्चुअल यील्ड कहेंगे। यहाँ इस एक्चुअल यील्ड, अब हम एक्सपेरिमेंट तो करने से रहे, एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर सकते हम यहाँ, इस तरह प्रैक्टिकल भी नहीं कर सकते, तो एक्चुअल यील्ड हमेशा क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी। जैसे 177 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड लिखा है, तो ये इसकी एक्चुअल यील्ड है 177 ग्राम। अभी हमने जो कैलकुलेट करनी है वो थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड आउट करनी है। और अगर हम इन दोनों की रेशियो ले लें तो वो हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो वो हमारे पास परसेंटेज यील्ड कहलाती है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं गिवन डाटा, हमारे पास मीथेन 2 मोल है, क्लोरीन जो है वो एक्सेस में है। इसका एक और स्टूडेंट ये भी मतलब है कि मीथेन जो है CH4 जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है और ये जो है वो लिमिटिंग नहीं है, ये नॉन लिमिटिंग है। तो अब हम मीथेन का कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ कंपैरिजन करते हुए इस कार्बन टेट्राक्लोराइड की एक्चुअल थ्योरेटिकल यील्ड निकालेंगे। एक्चुअल यील्ड तो 177 ग्राम उसने दी है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि इन दोनों को कंपेयर करें। यहाँ इस इक्वेशन से देख के लिखा कि ये 1 मोल है और ये भी 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है। अब उसने कहा है कि मीथेन 2 मोल है, तो 2 इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो 2 मोल प्रोड्यूस हो जाएगा। अब इस कार्बन टेट्राक्लोराइड के 2 मोल से कितना मैस बनता है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम फार्मूला लिखेंगे कि मैस इन ग्राम इक्वल होता है मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। तो मोल हमारे पास कितना है, 2 है, तो यहाँ 2 लिख देंगे और मोलर मैस कार्बन टेट्राक्लोराइड का लिखेंगे CCl4, यानी कार्बन का 12 और Cl का जो है वो 35 होता है, और ये 4 लिखा है, 4 एटम है Cl के, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको फर्दर आप मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करें और देन 2 से मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास जो कंबाइंड रिजल्ट आता है वो आता है 304 ग्राम इसका मैस आता है।
ये स्टूडेंट जो मैथ्स है इसको हम कहेंगे थ्योरेटिकल यील्ड। अच्छा, थ्योरेटिकल यील्ड एक और इसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि आप लोगों ने सही किया या नहीं किया। तो इसके लिए ये है कि थ्योरेटिकल यील्ड ऑलवेज ग्रेटर देन द एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल यील्ड हमेशा लेस होती है, थ्योरेटिकल यील्ड की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है। यानी थ्योरी में जब आप करते हैं तो उसमें साइड रिएक्शन नहीं हो रहे होते, लॉसेस नहीं हो रहे होते, तो हमेशा जो यील्ड आती है वो ज़्यादा आती है। जबकि एक्चुअल में जब प्रैक्टिकल करते हैं तो एवापोरेशन वगैरह या इस तरह के फिनोमेना होते हैं जिसकी वजह से हमारे पास जो एक्चुअल पैदावार होती है वो कम होती है। तो यहाँ हम ये इस तरह से पता लगा सकते हैं कि ये हमारे पास है थ्योरेटिकल यील्ड, सॉरी ये एक्चुअल यील्ड है, ये कम है, और ये थ्योरेटिकल यील्ड है, ये ज़्यादा है। तो इसको हम आगे लिख लेते हैं और देन फिर हम परसेंटेज यील्ड फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ हमने लिख लिया थ्योरेटिकल यील्ड भी और एक्चुअल यील्ड भी, जिसको भी हमने फाइंड आउट किया। अब हम परसेंटेज यील्ड की तरफ जाते हैं, विच इज एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड ऊपर लिखनी है, थ्योरेटिकल यील्ड नीचे लिखनी है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो यू विल हैव 57.56%। ये हमारे पास परसेंटेज यील्ड आई है। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट जो 3.6 का ही दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है कि फास्फोरस रिएक्ट विद ब्रोमाइन टू फॉर्म आ फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड। जिस तरह यहाँ दिखा है कि फास्फोरस और ब्रोमाइड आपस में रिएक्ट करते हैं तो फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड बनता है। व्हेन 35 ग्राम ऑफ ब्रोमाइन इज रिएक्टेड, जब ये ब्रोमाइन 35 हो तो 27.9 ग्राम ऑफ फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड इज प्रोड्यूस। तो इसकी अमाउंट उसने बताई है कि ये 27.9 ग्राम प्रोड्यूस होती है। जैसा कि यहाँ हमने लिखा कि ये जो है ब्रोमीन जो है वो 35 ग्राम हो, तो इसकी जो अमाउंट हमें मिलती है वो 27.9 ग्राम होती है। तो दैट मीन कि ये प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट की जो उन्होंने हमें प्रोडक्ट का जो मैस होगा ये हमेशा क्या होगा, मैंने बताया था एक्चुअल यील्ड होगा। और ये जो हमारे पास है इसको हम क्या बोलेंगे, थ्योरेटिकल यील्ड। हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रोमीन। ब्रोमीन की मदद से हम थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट की जो गिवन हमारे पास मैस होगा ये हमेशा एक्चुअल यील्ड होगा। अब हमने ब्रोमीन की मदद से, इसके मैस की मदद से इसकी हमने थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ देखें कि इन दोनों का रिलेशन हमने लिख लिया कि 3 मोल हमें ब्रोमीन के 2 मोल ऑफ फास्फोरस ब्रोमाइड देता है। तो यहाँ हमें कितने मोल चाहिए, तो इससे पहले हम क्या करते हैं कि 3 को इधर जाकर डिवाइड कर देते हैं। अब हमें यहाँ मैस दिया है, पिछले क्वेश्चन में यहाँ मोल थे तो मोल को इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया था, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस मैस की मदद, मैस को कन्वर्ट करेंगे मोल में, और देन फिर मोल को इधर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे और इधर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मोल हमारे पास होता है मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मैस कितना है, मैस ब्रोमीन का है 35 होता है, एटॉमिक सॉरी यहाँ ये वाला मैस 35 ग्राम ये, और जो मोलर मैस है इसका वो 79.9 होता है, एटॉमिक मैस जिसे हम कहते हैं। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें क्योंकि Br2 है, तो 2 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को डिवाइड करके यू विल हैव 0.21। अब आपने क्या करना है, 0.21 मोल हमारे पास आए हैं वो इधर भी मल्टीप्लाई कर लें, ब्रोमीन के साथ भी और फास्फोरस ब्रोमाइड के साथ भी, दोनों के साथ आप इनको मल्टीप्लाई कर लें तो आपको पता चलेगा कि फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड के कितने मोल्स आते हैं। तो देखा आपने कि फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड के 0.14 मोल प्रोड्यूस होते हैं जब इसके 0.21 मोल होंगे। तो इससे अब हमने फाइंड आउट कर लिए इसके। अब ही हमें चाहिए इसकी मैस चाहिए कि इसके मैस से कितना मैस प्रोड्यूस होगा। तो मैस के लिए हम फार्मूला लिखेंगे मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस, और मोल हमारे पास कितने हैं, मोल हमारे पास फास्फोरस ब्रोमाइड के आए हैं 0.14, यानी ये फास्फोरस ब्रोमाइड के कितने मोल प्रोड्यूस कर रहा है 0.14, और फास्फोरस प्लस 3Br ये इसका एटॉमिक मोलर मैस हम यहाँ पुट कर देंगे, और फास्फोरस का 30.9 और ब्रोमाइड का 79.9 है, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करें और देन आप इसको मल्टीप्लाई वगैरह करें तो ये आपके पास मैस बनता है 37.05। यानी जो इसका थ्योरेटिकल मैस आता है इस फास्फोरस ब्रोमाइड का वो 37.05 विच इज ग्रेटर देन द एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल यील्ड से ये ज़्यादा है, और ये हमारे पास एक्चुअल यील्ड है 27.9। इन दोनों को जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा परसेंटेज यील्ड। स्टूडेंट यहाँ हमने थ्योरेटिकल यील्ड भी लिख लिया और एक्चुअल यील्ड भी लिख लिया। अब हमने परसेंटेज यील्ड की तरफ जाना है, तो एक्चुअल डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 75.3%। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट अपने अगली कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज की तरफ।
नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.7 है, विच इज डिटरमिन द एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। डाटा इसमें गिवन है 26.4% ऑफ कार्बन, 3.3% ऑफ हाइड्रोजन, 70.3% ऑफ ऑक्सीजन। मोलर मैस हमें गिवन है। तो हमने एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका डिटरमिन करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि मोल्स ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, यानी कार्बन के कितने मोल होंगे, हाइड्रोजन के और इसी तरीके से ऑक्सीजन के। तो इसकी जो परसेंटेज गिवन है यहाँ हमें, इसको हम इसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे, यानी 26.4% ऑफ कार्बन है तो एटॉमिक मास इसका 12 है, इसको इससे डिवाइड करें तो आपको मोल यहाँ से फाइंड आउट हो जाएंगे, विच इज 2.2। इसी तरीके से हाइड्रोजन का जो हमारे पास 3.3% है तो इसको इसके एटॉमिक मास विच इज 1 उससे डिवाइड करते हैं, ऑक्सीजन को इसके एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं, तो इस तरह आपके पास मोल्स ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे। अब हम इनको रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो कार्बन का जो मोल आए वो 2.2, हाइड्रोजन के 3.3 और ऑक्सीजन के 4.4। अब इन सब में से छोटा नंबर आपने देखना है कि वो क्या है, तो वो 2.2 है। तो 2.2 को सबसे डिवाइड कर दें, इससे भी, इससे भी, इससे भी। जब इससे डिवाइड किया तो यहाँ 1 आ जाएगा, इससे 1.5 आएगा और इससे 2 आ जाएगा। अब यहाँ देखें ये स्टूडेंट डेसिमल पॉइंट में है, यहाँ डेसिमल में नहीं आना चाहिए, इसको आप किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि इसके ये डेसिमल पॉइंट खत्म हो जाए। तो 1.5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये इसका डेसिमल पॉइंट खत्म हो सकता है, यानी किस छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि इसका ये डेसिमल पॉइंट खत्म हो जाए। तो आपने खुद देखना है, ये देख के आप इसका आइडिया लगा लेंगे। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें, अब 2 से ना सिर्फ इसको बल्कि इन सब को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी 2 से कर दिया, इसको भी 2 से कर दिया और इस 2 को भी 2 से कर दिया। तो हमारे पास जो मोल रेशियो आई है वो 234 आई है। तो स्टूडेंट ये जो मोल रेशियो है ये बेसिकली इसका इंपेरिकल फार्मूला है, इसको हम यहां लिख लेते हैं C2H3O4। इंपेरिकल क्या होता है? इंपेरिकल होता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, यानी इन एटम की जो सिंपलेस्ट होल रेशियो है इसको हम इंपेरिकल फार्मूला कहते हैं, यानी इसको आप मजीद किसी टेबल से डिवाइड नहीं कर सकते इन तीनों को। तो ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हम किस तरह से लिखेंगे? तो मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, इस इंपेरिकल फार्मूला का मोलर मास फाइंड आउट कर लेना है। ये एम्पेरिकल जो फार्मूला लिखा है इसका मोलर मास, तो मोलर मास यहाँ हमने दोबारा लिख लिया C2H3O4। तो 2C है, 3H है और 4O है। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16। इनको आप कर लें तो ये आपके पास जो मोलर मास निकलता है वो 91 ग्राम पर मोल निकलता है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इस मोलर मास को आपने डिवाइड करना है इंपेरिकल फार्मूला मोलर मास से। मोलर मास उसने हमें क्वेश्चन में गिवन है 91 है और इंपेरिकल फार्मूला मोलर मास जो है वो भी 91 आया। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ एक कॉमन रेशियो आएगी। इस कॉमन रेशियो को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे इंपेरिकल फार्मूला से तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑब्टेन हो जाएगा। तो यहाँ देखें कि मोलर मास हमारे पास ये कौन सा मोलर मास है जो क्वेश्चन में गिवन होगा, 91 ग्राम, और ये इंपेरिकल फार्मूला मास कौन सा है वो भी 91 है। इन दोनों को डिवाइड करें तो 1 आता है। अब इस 1 को आपने मल्टीप्लाई करना है, यहाँ सबस्क्रिप्ट में लिखना है, सब एटम्स के साथ मल्टीप्लाई करें। 1 2 से 2 आ जाएगा, 1 3 से 3 आ जाएगा, 1 4 से 4 आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी वही आया है जो इसका इंपेरिकल फार्मूला है। मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं एक्चुअल रेशियो, एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं, किसी एक्चुअल नंबर ऑफ एटम कितने हैं किसी मॉलिक्यूल में, उसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। तो एक्चुअल भी इसके कार्बन के 2 एटम हैं, हाइड्रोजन के 3 हैं और ऑक्सीजन के 4 हैं। तो इस तरह हमने इसको कर लिया। अब एक और इसका क्वेश्चन है, उसकी मदद से मजीद इसको देखते हैं, देन हमें इसको ईजिली अंडरस्टैंड कर लेंगे। स्टूडेंट इस 3.7 कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें यह है कि डिटरमिन द एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब हमें डाटा गिवन है, कार्बन का मास गिवन है, हाइड्रोजन का भी मास और फ्लोरीन का भी मास है, मोलर मास भी हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम वही काम करेंगे कि मोल्स ऑफ एलिमेंट को फाइंड आउट करेंगे। तो मास को इसके एटॉमिक मास से आप डिवाइड कर दें तो यहाँ मोल्स आ जाएंगे। तो ये बेसिकली मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास आप इसको कह सकते हैं। यहाँ मोल हमने फाइंड आउट कर लिए 1.5, हाइड्रोजन को भी जो 0.51 था इसको इसके एटॉमिक मास 1 से डिवाइड कर दें, फ्लोरीन को इसके एटॉमिक मास विच इज 18 इससे डिवाइड कर लें, तो ये मोल्स हमने फाइंड आउट कर ली। ये कोई स्टूडेंट कोई नया फार्मूला नहीं है, ये वही है, मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब हम रेशियो लिखते होते हैं, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन की रेशियो लिख ली, जो जो इसके मोल है 1.5, 0.5 और 0.89।
अब इस सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा है, इनमें सबसे छोटा नंबर जो है वो 0.5 है, तो इसको सबसे डिवाइड कर दीजिए। जब इससे डिवाइड करेंगे यहाँ 3 आएगा, यहाँ 1 आएगा और यहाँ 1.75 आएगा। अब आपने कैलकुलेटर की मदद से 1.75 को डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएं, यानी 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर 3 से मल्टीप्लाई करें, फिर 4 से मल्टीप्लाई करें, यानी नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जब इसका ये पॉइंट खत्म हो जाएगा जिस नंबर से मल्टीप्लाई करने से, वहां आपने स्टॉप हो जाना है। तो आई गेस ये 4 से मल्टीप्लाई करने से इसका ये डेसिमल पॉइंट खत्म हो जाता है। तो 4 से अब ना सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना है बल्कि इन तमाम रेशियोज को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को करें 12 आ जाएगा, 1 को करें 4 आ जाएगा, इसको करेंगे 4 से तो 7 आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास रेशियो आई है इसको हम कहेंगे एम्पेरिकल फार्मूला, और इसको यहाँ साइड में हम लिख लेंगे। अब हमने इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, तो उसके लिए हमने क्या स्टेप देखे थे कि पहले इसका हम निकालेंगे एम्पेरिकल फार्मूला मास निकालेंगे। तो वो हमने निकाला, उसके लिए हम इसको अलग अलग एडिशन का साइन डाल के लिख लेंगे सबको। और 12 कार्बन है, प्लस 4 हाइड्रोजन है और 7 फ्लोरीन है। तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है और फ्लोरीन का 18 होता है। इन सबको आप ऐड कर दें तो ये आपके पास आता है 281 ग्राम पर मोल आ जाता है। अब हमने इसको क्या करना है, अब हमने इसकी कॉमन रेशियो निकालनी है बिटवीन मोलर मास एंड एम्पेरिकल फार्मूला मोलर मास। तो मोलर मास हमारे पास गिवन है 562 और एम्पेरिकल फार्मूला मास 281 है। तो इन दोनों को आप डिवाइड करें तो आपके पास आता है, कॉमन रेशियो इनकी आती है 2। तो अब आपने ये जो कॉमन रेशियो आई है 2, इसको एम्पेरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करने से आपके पास आ जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो यहाँ हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा, इसको सबस्क्रिप्ट में 2 लिख दिया। 2 को मल्टीप्लाई करें 4, 6 और ये 8। तो ये जो स्टूडेंट हमारे पास लिखा गया है ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला। स्टूडेंट ये एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने क्लास 9th में समझा था, पढ़ा था। अगर आपको इसकी थोड़ी समझने में फिर भी मसला आ रहा है तो आप पहले 9th क्लास की वीडियो लेक्चर्स अपलोड हैं केमिस्ट्री के, वहाँ से इसको देखें कि एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, देन आप इसको यहाँ इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। वैसे मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई मुश्किल है, बहुत ही ईजी है। ये सारा 3 चैप्टर की जितनी भी कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज हैं सारी की सारी बहुत ईजी हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट 3.8 की तरफ। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.8 है, जो कि है कि एन इम्प्योर सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हैज अ मास ऑफ 70 ग्राम। एक इम्प्योर सैंपल है कैल्शियम कार्बोनेट का। इम्प्योर मतलब उसमें इम्प्योरिटी ऐड की गई है, वो बिल्कुल प्योर नहीं है, बिल्कुल खालिस नहीं है। और ये टोटल जो मास है इसका 70 ग्राम है। जब आप इसको प्योरीफाई करते हैं 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिकवर्ड। तो इसमें से 56 ग्राम आप रिकवर कर लेते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट? हमने परसेंटेज ऑफ प्योरिटी फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए हम यहाँ लिख लेंगे कि एक्चुअल मास हमारे पास 56 ग्राम है आफ्टर प्योरिफिकेशन, और टोटल जो मास ऑफ सैंपल है वो 70 ग्राम है। तो यहाँ हम लिखेंगे एक्चुअल डिवाइडेड बाय टोटल। एक्चुअल हमारे पास 56 डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरह हमारे पास जो परसेंटेज आएगी, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ कंपाउंड आएगी वो 80%। हमें परसेंटेज ऑफ प्योरिटी आएगी, यानी 80% इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट है। तो यानी पूरे का पूरा ये 70 के 70 ग्राम जो है वो इसके अंदर हमें हासिल नहीं होगा। इसका 80% सिर्फ इसमें से हम हासिल कर लेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 3.9 की तरफ। स्टूडेंट यहाँ हमारे पास कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.9 है, जिसमें है कि पोटेशियम क्लोरेट इज वाइट सॉलिड, इट इज यूज्ड मेकिंग मैचेस एंड डाइज। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन दैट कंटेन 1.5 मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड डिसॉल्व इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ हमने फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, पहले ए पार्ट में इन सब में हमने मोलैरिटी ही फाइंड आउट करनी है इस सॉल्यूशन की। अगर हमारे पास 1.5 मोल्स हों कंपाउंड के और जो डिसॉल्व हों 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, तो इसकी मोलैरिटी क्या होगी? तो यहाँ हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि मोल हमारे पास गिवन है 1.5 है, किसके? पोटेशियम क्लोरेट के, और वॉल्यूम कितना है? 250 सेंटीमीटर क्यूब है। स्टूडेंट यहाँ एक चीज़ है कि इस वॉल्यूम को आपने डेसीमीटर क्यूब में रखना है, क्योंकि मोलैरिटी की जो डेफिनेशन है उसमें हमारे पास डेसीमीटर क्यूब आता है। तो सेंटीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में कैसे जाना है? डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो ये डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ हम मोलैरिटी का फार्मूला लिखेंगे विच इज मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। तो मोल हमारे पास स्टूडेंट 1.5 है और वॉल्यूम हमारे पास 0.25 डेसीमीटर क्यूब है। तो इन दोनों को डिवाइड कर दें तो ये आता है 6m। तो इस तरह हमने मोलैरिटी फाइंड आउट कर ली विच इज 6 मोलर।
नेक्स्ट स्टूडेंट, इसका जो बी पार्ट है इसकी तरफ अगर हम मूव करें तो इसमें है कि 75 ग्राम ऑफ दिस कंपाउंड, यहां मोल गिवन थे, अब हमें मैस गिवन है, डिसॉल्व इन 1.25 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम तो हमें डेसीमीटर क्यूब में है, लेकिन यहाँ हमारे पास मैस है, इस मैस से हम पहले मोल फाइंड आउट करेंगे, देन हम मोलैरिटी के फार्मूले में पुट कर देंगे। तो मैस हमारे पास ये है 75 ग्राम, तो मोल कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैस इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मैस। मैस 75 ग्राम है, मोलर मैस किसका, पोटेशियम क्लोरेट का ही मोलर मैस, तो इसका मोलर मैस आप फाइंड आउट करें, सबके मैसेस का सम कर लें, यानी पोटेशियम का प्लस क्लोरीन का प्लस 3 टाइम ऑक्सीजन का, तो ये आपके पास आता है मोल 0.61 आते हैं। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1.25 है, वो गिवन है यहाँ इस डाटा के अंदर, आप देख सकते हैं। अब हमने मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, तो मोल हमारे पास 0.61 निकले, और जो डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन था वो 1.25 था। इन दोनों को आप डिवाइड करें तो आपके पास आता है 0.49 मोलर, यानी m आता है। नेक्स्ट स्टूडेंट मूव करते हैं इसके सी पार्ट की तरफ। स्टूडेंट इसके सी पार्ट में कहा जा रहा है कि व्हाट इज मोलैरिटी ऑफ 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सैंपल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन दैट यील्ड 0.25 ग्राम रेजिड्यू आफ्टर एवोपरेशन ऑफ द वाटर, यानी वाटर इसमें से एवोपरेट हो जाता है और बाकी जो रेजिड्यू बचता है वो 0.25 ग्राम बचता है। अब आपने इसकी मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। तो इसी तरीके से अब हमारे पास जो मैस है वो 0.25 ग्राम है, तो इसके मोल पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे, मैस इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मैस से। और मोलर मैस अभी हमने लिखा था इसका, पोटेशियम प्लस क्लोरीन प्लस 3 टाइम ऑक्सीजन, ये लिख दिया, और मैस इन ग्राम 0.25 है, इनको डिवाइड करने से 0.002 हमारे पास मोल आ जाते हैं। वॉल्यूम स्टूडेंट अगेन यहाँ सेंटीमीटर क्यूब में है, तो इसको डेसीमीटर क्यूब में लेके जाने के लिए हमने 1000 से डिवाइड करना है, क्योंकि 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो यहाँ हमने लिख लिया सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 1000 यहाँ कर दिया। अब हमने क्या करना है, फार्मूला लिखना है मोलैरिटी का, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल्स हमारे पास कितने आए, मोल्स हमारे पास 0.002 हैं, और डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास जो है वो 0.05 डेसीमीटर क्यूब है। इन दोनों को जब हम डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 0.04 m आता है। ये स्टूडेंट मोलैरिटी बेसिकली हमारे पास कंसंट्रेशन की यूनिट है, यानी हम इसमें चीज़ों की कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं कि सोल्यूट की मिकदार कितनी है किसी सोल्यूशन के अंदर, इसको हम कंसंट्रेशन कहते हैं, और कंसंट्रेशन की एक यूनिट जो है वो मोलैरिटी है। इसके अलावा भी कंसंट्रेशन को हम फाइंड आउट करते हैं, और भी इसकी यूनिट्स हैं, लेकिन यहाँ जो यूनिट्स हम यूज़ कर रहे हैं वो है मोलैरिटी। नेक्स्ट मूव करते हैं अपनी कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.10 की तरफ। स्टूडेंट यहाँ हमारे पास जो कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज है, इसमें कहा जा रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन आर यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एसिड्स and in the preparation of soap and rayon. If you dissolve 25 gram of sodium hydroxide NaOH to make 1 decimeter cube of solution, what is the molarity of this solution? अब यहाँ अगेन हमने मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है, और मोलैरिटी हमारे पास क्या है कि मोल्स कितने डाले हैं 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। तो यहाँ देखें स्टूडेंट, हमें मैस गिवन है, और इस मैस के हमने मोल पहले फाइंड आउट करने हैं। तो मैस ऑफ NaOH 25 ग्राम था, इसके मोल हमने फाइंड आउट करने, क्योंकि ये मोलैरिटी के फार्मूले में हमने पुट करने हैं। तो मैस कितना है 25 है, और मोलर मैस NaOH का अगर आप लिखें, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, इन दोनों को डिवाइड करें तो ये मोल्स आ जाएंगे। अब हम फार्मूला लिखेंगे मोलैरिटी का, और यहाँ इसके अंदर पुट कर देंगे। मोल्स हमारे पास 0.625 आए, जबकि वॉल्यूम जो है वो 1 डेसीमीटर क्यूब आया। इन दोनों को डिवाइड करें तो 0.625 m हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसी का जो बी पार्ट है, इसमें कहा जा रहा है कि अ सॉल्यूशन ऑफ NaOH हैज कंसंट्रेशन ऑफ 1.2 m। अब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हमें दी गई है, यानी मोलैरिटी हमें गिवन है। कैलकुलेट द मैस ऑफ NaOH। अब हमने मैस कैलकुलेट करना है ग्राम डेसीमीटर क्यूब में और ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में। तो फार्मूला तो वही हम यूज़ करेंगे, मोलैरिटी यहाँ हमने लिख ली, और यहाँ देखें कि मोलैरिटी का हमने फार्मूला लिखा, विच इज़ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। स्टूडेंट, ये जो मोल ऑफ सोल्यूट है, मोल का फार्मूला हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस होता है। तो यहाँ इस मोल ऑफ सोल्यूट को आपने रिप्लेस करना है मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय
मोलर मैस। अब ये जो मोलर मैस है वो नीचे आ जाएगा, डेसीमीटर क्यूब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मैस इन ग्राम। बेसिकली आपने ये मैस इन ग्राम निकालना है, तो मैस इन ग्राम के लिए आपने मैस इन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन निकालना है, तो ये जो मोलर मैस है वो इधर मोलैरिटी के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई होप कि आप इस सब मैथमेटिकल डेरिवेशन को समझ गए होंगे। यहाँ मोलर मैस को आप इस मोलैरिटी से मल्टीप्लाई करें तो मैस इन ग्राम डिवाइड बाय डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन आप हासिल कर लेंगे। तो यहाँ हमने वही काम किया, डेसीमीटर क्यूब हमने नीचे ही लिखना है, इसको इधर नहीं लेकर जाना, क्योंकि उसने कहा है कि ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब आप फाइंड आउट करें। तो मोलैरिटी हमारे पास 1.2 है और मोलर मैस किसका, NaOH का। NaOH का मोलर मैस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, NaOH का मोलर मैस अभी हम पीछे फाइंड आउट करके आए हैं, यानी सोडियम प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन आप करें ना तो ये 40 ग्राम पर मोल होता है, यहाँ हमने इसको लिख लिया। तो इन दोनों को जस्ट आपने मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने से ये हमारे पास रिजल्ट आता है 48 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। स्टूडेंट यहाँ अगर आप इसकी ये यूनिट में देखना चाहते हैं, ये मोलैरिटी है, मोलैरिटी की जो यूनिट होती है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब होता है। तो ये जो मोल यहाँ आएगा नीचे डेसीमीटर क्यूब आएगा। आप इमेजिन करें कि मोलैरिटी को आप रिप्लेस करें मोल पर डेसीमीटर क्यूब जो किसकी यूनिट है, तो ये वाला मोल इधर ऊपर आई मोल से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ ग्राम आएगा, इसके नीचे डेसीमीटर क्यूब आएगा, तो इसकी जो यूनिट होगी वो ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब ही आएगी। ये हमारे पास आ गया है ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। अब हमने जस्ट इसको कन्वर्ट करना है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो इसके लिए हम अगली स्लाइड में मूव करते हैं। यहाँ स्टूडेंट वो रिलेशन हमने लिखा दोबारा से कि 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ये भी हम देखकर आए हैं। तो अब यहाँ 48 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब है, यहाँ हम चाहते हैं कि डेसीमीटर क्यूब को रिप्लेस करना चाहते हैं विद सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ हम डेसीमीटर क्यूब की जगह क्या लिखेंगे, 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिख देंगे। ये देखें ये डेसीमीटर क्यूब इक्वल है 1000 के, तो इस डेसीमीटर क्यूब की जगह हमने क्या लिख दिया, 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिख दिया। अब जस्ट आपने इन दोनों को डिवाइड करना है, ये तो राइट साइड पर चल रहा था, यहाँ डेसीमीटर क्यूब की जगह आप सेंटीमीटर क्यूब आप लिख लें और इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो यू विल हैव 0.048 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह हमारे पास इसका आंसर आ गया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। नेक्स्ट स्टूडेंट जो इसका थर्ड पार्ट है, इसमें है कि a solution is prepared by dissolving 10 gram of hemoglobin in enough water to make up 1 decimeter cube in volume। 10 ग्राम हीमोग्लोबिन है और इनफ है वाटर के अंदर ताकि हम 1 डेसीमीटर क्यूब का सोल्यूशन बनाएं और कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन। मोलर मैस यहाँ गिवन है, हमने मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। तो मोलैरिटी का फार्मूला क्या है, मोलैरिटी का फार्मूला हमारे पास होता है मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। तो वॉल्यूम हमें गिवन है 1 डेसीमीटर क्यूब, कि वॉल्यूम कैसे, ये यहाँ गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर। तो मोल्स अभी हमने फाइंड आउट करने हैं, तो मोल्स का फार्मूला होता है मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो मैस इन ग्राम कितना है स्टूडेंट हमारे पास, मैस इन ग्राम यहाँ 10 ग्राम है और मोलर मैस हमारे पास कितना है, मोलर मैस स्टूडेंट हमारे पास ये गिवन है 6.51 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। इन दोनों को आप डिवाइड कर दें, यू विल हैव 1.53 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴। ये हमारे पास मोल आ गए और अब हमने मोल और डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन को डिवाइड कर देना है। तो मोल्स हमारे पास ये हैं और वॉल्यूम 1 है, इन दोनों को डिवाइड करें तो यही हमारे पास इसका आंसर आता है। तो यहाँ मोलैरिटी आ गई 1.53 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ मोलर। तो नेक्स्ट स्टूडेंट अब हम मूव करते हैं अपनी अगली कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज की तरफ। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.11 है, जो कि लास्ट कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ये है कि व्हेन 10 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट 9.8 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 mHCl सोल्यूशन फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसकी यहाँ इक्वेशन गिवन है कि एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं तो सोडियम क्लोराइड और साथ में वाटर हमें मिल रहा है। कैलकुलेट हमने क्या करना है, मोलैरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, यानी आपने मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। ये जो टाइट्रेशन हमारे पास प्रोसेस है, टाइट्रेशन, इसमें हम कंसंट्रेशन ही फाइंड आउट करते हैं। यानी टाइट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मुख्तलिफ सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं। तो हम यहाँ टाइट्रेशन फाइंड आउट यहाँ मोलैरिटी फाइंड आउट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ टाइट्रेशन और फार्मूला यूज़ करेंगे, टाइट्रेशन का फार्मूला यूज़ करते हुए यहाँ हम मोलैरिटी को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ हम अपने डाटा को लिख लेते हैं।
कि वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसको हम V1 कह देते हैं। 10 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, ये यहाँ लिखा है। और जबकि मोलैरिटी ऑफ HCl, ये देखें स्टूडेंट, इसको हम HCl जो है वो दूसरा सोल्यूशन है, तो इसको 2 से हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसके सबस्क्रिप्ट में 2 लिखेंगे। तो इसकी जो मोलैरिटी है वो 0.1 है, जबकि इसका जो वॉल्यूम है वो 9.8 है। तो एक सोल्यूशन हमारे पास ये है HCl और एक सोल्यूशन हमारे पास NaOH है। तो इन दोनों को हमने मिक्स करना है और तब हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हम देखें कि जो सेकंड हमारे पास सॉल्यूशन है HCl का, उसको हमने 2 से रिप्रेजेंट करना है, इसकी मोलैरिटी को M2 से और इसके वॉल्यूम को V2 से। और इसी तरीके से जो यहाँ इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है, इसके वॉल्यूम को V1 से और इसकी मोलैरिटी हमने फाइंड आउट करनी है NaOH, इसकी मोलैरिटी को M1 से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी इसके वॉल्यूम और इसकी मोलैरिटी को 1 से और HCl के वॉल्यूम और मोलैरिटी को 2 से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ हम फार्मूला लिख लेते हैं। ये फार्मूला है स्टूडेंट, टाइट्रेशन का फार्मूला है और इसकी मदद से हम फाइंड आउट करते हैं विच इज M1V1 ओवर N1। N हमारे पास नंबर ऑफ मोल है और M2V2 ओवर N2। तो नंबर ऑफ मोल दोनों की 1 1 है, उसकी लिखने की जरूरत नहीं है ऐसा। तो M1 हमने फाइंड करना है, वो एज इट इज आ जाएगा नीचे। V1 हमारे पास यहाँ 10 है, वो लिख दिया। N1 1 है, 1 मोल है इसका। M2 हमारे पास जो है वो 0.1 है, यहाँ आप देख सकते हैं। और V2 9.8 है, वो लिख दिया। और N2 भी 1 है, यहाँ आप देख सकते हैं कि इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में ये 1 है। अब इसको जस्ट आपने ये करना है कि 10 को इधर लाकर डिवाइड कर दें, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा और नीचे 1 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस तरह अब ये इनको मल्टीप्लाई करें, 0.1 को 9.8 और 10 से डिवाइड करें तो आपके पास मोलैरिटी आ जाती है 0.098 आ जाती है। तो स्टूडेंट ये अभी हमने मोलैरिटी फाइंड आउट की है NaOH की। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं अमाउंट ऑफ NaOH प्रेजेंट इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। अब हमने अमाउंट फाइंड करनी है। अमाउंट में 2 चीजें हैं, आप मोल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, मैस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां मैंने मैस फाइंड आउट किया है। तो इसके लिए अभी हमने वो जो मोलैरिटी फाइंड आउट किया उसको हमने सबसे पहले लिख लिया। अब हम मोलैरिटी का फार्मूला लिखेंगे विच इज मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई मोलर मैस। ये काम हम स्टूडेंट पहले भी कर आए हैं। आपको पता है कि मोलैरिटी इक्वल होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल को जब आप ओपन करेंगे, मैस इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मैस आ जाएगा। तो इसको ओपन करके लिखा गया है और कुछ भी नहीं है। तो अब देखिए हमने यहाँ मैस फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए ये मैस पर सेंटीमीटर क्यूब फाइंड आउट करना है। यहाँ डेसीमीटर क्यूब को हमने रिप्लेस करना है, मोलर मैस इधर नहीं चाहिए, इधर जाकर मोलैरिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर मैस इन ग्राम और नीचे सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मोलर मैस को पहले इस तरफ जाकर हमने मल्टीप्लाई कर लिया, इधर डिवाइड हो रहा था, मोलैरिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें कि डेसीमीटर क्यूब को हमने रिप्लेस करना है। अब ये वॉल्यूम हमें जो गिवन है वो 10 सेंटीमीटर क्यूब है। तो अगर आप डेसीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में आप लेकर जाएंगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा। यानी ये जो है हमारे पास इसका 10 सेंटीमीटर क्यूब है, इसको आप क्या करेंगे, NaOH का जो वॉल्यूम है वो 10 सेंटीमीटर क्यूब है, इसको 1000 से डिवाइड करें अगर आप, तो वो डेसीमीटर क्यूब के इक्वलेंट होता है। यानी ये आसान लफ्जों में इससे प्रीवियस सोचें, 10 को आप जब डिवाइड करते हैं, सेंटीमीटर क्यूब को 1000 से डिवाइड करते हैं तो वो डेसीमीटर क्यूब आता है। तो यहाँ हमने वही किया कि 10 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाय 1000 लिख लिया, विच इज इक्वल टू डेसीमीटर क्यूब। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि नेक्स्ट इसकी वैल्यू लिख लेनी है मोलैरिटी की 0.098 और मोलर मैस NaOH का अगर आप कैलकुलेट करें, पीछे कैलकुलेटेड है, यहाँ जस्ट पुट किया गया है, तो वो हमारे पास है 40। और ये देखें कि ये सारी चीज़ जो इधर डिवाइड हो रही थी, इधर जाकर ये भी मल्टीप्लाई 10 ओवर 1000 जो है वो भी इधर जाकर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये मैस इन ग्राम के नीचे डिवाइड हो रहा है। तो नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, जब ये इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करें और डिवाइड वगैरह करें तो कैलकुलेटर पे आप कर सकते हैं, तो इसका आंसर आता है 0.032। तो इस तरह हमने मैस इन ग्राम डिवाइड बाय सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर लिया। अगर हमें मोल कहा जाता है तो आपने इस फार्मूले को ओपन नहीं करना, मैस इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मैस, इधर मोल लिख लें। मोल पर डेसीमीटर क्यूब के साथ भी आप मोल पर डेसीमीटर क्यूब भी फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको भी हम अमाउंट ही कहते हैं। लेकिन मैस मेरे ख्याल में ज्यादा ठीक रहेगा, जिस तरह ये किया गया है एग्जैक्ट ऐसे ही कीजिए। स्टूडेंट जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है वो ये है कि a chemist has a 200 centimeter cube solution of hydrochloric acid with a concentration of 6m. He wants to dilute it to a concentration of 2m. ये एक केमिस्ट है जिसके पास 200 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम है और वो चाहता है कि इसको वो क्या करे,
डाइल्यूट करे। अभी इसकी कंसंट्रेशन 6m है, यानी इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वो इसको थोड़ा पतला करना चाहता है और इसकी कंसंट्रेशन 2m करना चाहता है। हाउ मच ऑफ द ओरिजिनल सोल्यूशन शुड बी मिक्स्ड। ओरिजिनल सोल्यूशन वो पूछ रहा है कि कितना मिक्स होगा वाटर के साथ ताकि ये अचीव किया जा सके। तो इसके लिए हम डाटा सबसे पहले लिख लेते हैं। डाटा इनिशियल मोलैरिटी हमारे पास जो है वो 6m है, लेकिन इनिशियल वॉल्यूम कितना होगा वो हमने फाइंड आउट करना है, जिसके अंदर हम मिक्सअप करते करते फाइनल वॉल्यूम हमारे पास ये हो जाए 200 सेंटीमीटर क्यूब हो जाए, और इसकी जो मोलैरिटी है वो M2 हो जाए। तो इसके लिए हम वही फार्मूला लिखते हैं कि M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ये वही टाइट्रेशन का फार्मूला है। इसमें मोलैरिटी M1 कितनी है 6, V1 एज इट इज, M2 कितना है 2 और V2 कितना है 200 है। तो इसको अगर आप डिवाइड कर दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 400 और 6 से डिवाइड कर दें तो आपके पास आता है 66.67 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब ये है कि पहले इस सोल्यूशन का वॉल्यूम इतना होगा 66.67, तब इसकी मोलैरिटी 6m होगी। फिर इसके अंदर पानी डाला जाएगा या कुछ भी डाला जाएगा ताकि इसको डाइल्यूट किया जाए, और यहाँ वैसे वाटर ही है तो वाटर इसके अंदर डाला जाएगा। तो आप देखें कि पहले वॉल्यूम कम था, पानी डालने से इसका वॉल्यूम 200 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इसमें यह गलती नहीं करनी कि ये इनिशियल वॉल्यूम नहीं है, ये फाइनल वॉल्यूम है। ओरिजिनल जो इसका सॉल्यूशन है ना वो ये है जो कि 66.67 है, और इसके अंदर जब हम पानी डालेंगे डेफिनेटली तो इसकी कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाएगी और मोलैरिटी दैट मीन कम हो जाएगी, 6 से ये 2 पर चली जाएगी। अब हम मूव करते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट आई गेस ये यहाँ तक ही था, और इसकी तमाम आज हमने सीखे, इसकी तमाम कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी है या क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए। मिलेंगे न्यू वीडियो लेक्चर के साथ जिसमें हम सीखेंगे इस चैप्टर के तमाम शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स कि उनको हम किस तरह से अटैम्प्ट करेंगे, उनके आंसर हम सीखेंगे और उन क्वेश्चन को सीखेंगे कि वो बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। तो अगर कोई भी क्यूरी है या क्वेश्चन है आपको नहीं समझ आई सही से तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए, और अगर समझ आई है तो इसकी बार बार प्रैक्टिस करें ताकि ये आप इससे बहुत कुछ लर्न करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए, और वैसे भी आगे स्टडी के लिए भी ये बड़ा एफएससी में ये जो टॉपिक आपके दिए गए थे ये बेसिकली लास्ट ईयर ये एफएससी के अंदर फर्स्ट ईयर आई थिंक फर्स्ट ईयर की बुक के अंदर थे, और ये जो टॉपिक अभी आपको करवाए जा रहे हैं, और कुछ क्वेश्चन तो हूबहू वहीं से उठाए गए हैं। तो इसलिए आपने इसको बहुत अच्छे से समझना है और बहुत अच्छे से देखना है। कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो उसको कोशिश की रहे हैं कि बार बार देखें, 1-2 दफ़ा देखें, मल्टी टाइम्स देखें। अगर फिर भी नहीं समझ आ रही तो फिर लाजमी बताइए, इंशाल्लाह इसको मजीद जो है वो आसान तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलेंगे न्यू वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।